पाकिस्तान में नौजवान पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। जितने लोगों को भी मैंने खुद बुलाया है वो वहाँ पे 30,000 40,000 रियाल ले रहे हैं अ मंथ। कितने बन के भला हमारे? आप किन लोगों को बाहर भिजवाते हैं और किन लोगों को आप मशवरा देंगे? इस टाइम पे सऊदी अरेबिया जैसी इकानमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। जिस इंडस्ट्री को मर्जी उठा लें इस टाइम पे आपको ऑन टॉप ऑफ दैट सऊदी अरेबिया ही मिलेगा। जो शख्स यहाँ पर है, काम करना चाहता है, कितने पैसे हों तो वो वहाँ जाके अपनी कंपनी ओपन कर सकता है? क्या वसाइल होने चाहिए? हमारा जो जनरली जवान यहाँ से जाता है उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसको खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है। डिग्री का वो जो खुमार होता है ना कि मैंने अब पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया तो मैं तुरम खान वाला जो एलिमेंट है ना उसको साइड पे रख के कुछ सीख लें। अगर कोई बंदा आईटी का ही है, सऊदी अरब की तरफ क्यों आना चाहिए? जस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू जो है बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह इन मुल्कों की सालाना इकानमी से भी ज्यादा है। जो इन्वेस्टर है वो आप लोगों को ही क्यों चूज करे? बिल गेट्स की कहानी सुनाने वाले ढेर सारे, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे मेहमान हैं नदीम जसपाल साहब। आप एलीट कंसल्टेंट के को फाउंडर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फ़ेसबुक पे इनकी तहरीरें हैं जो वायरल होती हैं, और ख़ुद मैं भी उन्हीं तहरीरों का कारी हूँ। इन्होंने लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो मैंने सोचा कि इन्हें बुलाया जाए। ये काम क्या करते हैं, कैसे ख़ुद बेशुमार नाकामियों को देख के उसके बाद इंसान कामयाब कैसे होता है, एक पूरी स्टोरी है, इनकी ज़िंदगी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जसपाल साहब। जी थैंक यू सो मच। आप अक्सर लोगों को बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। फिर मैंने खुद भी कहीं पढ़ा भी कि ये आपने बेशुमार काम किए, ट्यूशन्स भी पढ़ाई, जॉब्स भी की, और फिर आपको ये जो अब अभी आप काम कर रहे हैं, अब लोगों को आप बाहर भिजवा रहे हैं, Yes. आप इन्वेस्टर्स को बाहर भिजवा रहे हैं। जी तो ये इस काम की तरफ कैसे है? वैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बाकी मेरी जो कहानियाँ हैं, मोटिवेशन की कहानियाँ, वो मैं अपनी कहानी इस वजह से सुनाता हूँ कि बिल गेट्स की कहानी सुनाने वाले ढेर सारे हैं। मैं अपनी कहानी सुना के रिलेट कर सकता हूँ, एक बंदे को बता सकता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं बिल गेट्स की या अमेरिकन सिस्टम की किसी को सुना दूँ कहानी तो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट यही होगा कि यार फेंकता है वो अमेरिकन सिस्टम है, ये पाकिस्तानी सिस्टम ऐसा नहीं होता। और ज़्यादा मैंने देखा फोकस आपका होता है परदेशियों के दुख के ऊपर, परदेशियों के जो दुख है, क्योंकि आप खुद परदेश में रहे हैं। क्योंकि मैं और खुद आज भी परदेश में हूँ। और अब आप परदेश में भेज भी रहे हैं लोगों को। हाँ, अब अच्छा, ये ये दोनों इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब ये मुझे किसी ने कहा कि ये बड़ा तज़ाद नहीं है कि आप परदेश की बात करते हैं, परदेश की दुख भी सुनाते हैं और फिर भेजते भी परदेश हैं। ये सवाल है मेरा। ठीक है, तो अब इसका सादा जवाब फ़ारूक साहब ये है कि परदेश या हिजरत जो है ना वो बड़ी अज़ियतनाक चीज़ है। वाकया हिजरत जो है ना वो कोई इतना सौखा काम नहीं है। नहीं। आपने देखा होगा कि जवान बंदा जो है ना वो कब्रिस्तान या एयरपोर्ट के अलावा आपने कभी रोता नहीं देखा होगा। ये मेरा दावा है। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि जो हालात हमारे देश के हैं फिर हमें प्रदेश के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो आप इसको यूं समझ लें कि एक मजबूरी वाला एंगल समझ लें, या दूसरा एंगल इसका ये है कि जिसने भी आज तक कुछ किया है उसने अपने कंफर्ट से बाहर निकल के कुछ किया। अच्छा, ये ठीक है। ये मुश्किल के बाद आसानी वाली भी तो चीज़ है। एग्जैक्टली। जो मैं देखता हूँ, कई मैं लोगों को जानता हूँ, अब वो आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि उन्होंने पिछले 10 साल 15 साल प्रदेश में गुजारे थे। प्रदेश में वहाँ मेहनत मजदूरी की थी, काम किए, कारोबार किए, ऑड जॉब्स की। ठीक है। आप मुझे ये भी पता चला कि आपने काफ़ी जो है इम्तिहानात दिए, सरकारी नौकरियों के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए भी। तो ज़िंदगी में क्या-क्या हुआ और इस तरफ कैसे पहुँचे हैं, ये जो आप काम कर रहे हैं आप? मैंने 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। ठीक है। और तब तक मैं साथ होम ट्यूशन्स वगैरह और ये सारा फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। कहने को जट फैमिली है बट इट्स अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। 2016 तक मैंने होम ट्यूशन्स वगैरह की और उसके बाद आई स्टार्टेड विद पेप्सिको। मेरी जो पहली जॉब थी वो पेप्सिको इंटरनेशनल के साथ थी। दैट वाज प्रोजेक्ट बेस्ड। उसके बाद मेरी जो फॉर्मल दूसरी जॉब थी वो एक क्लोथिंग ब्रांड है उनके बतौर रिटेल हेड के तौर पे मेरी यहाँ पे हुई। फिर तीसरी जॉब मेरी पंजाब असम्बली में बतौर यूरोपीय यूनियन कंसल्टेंट के तौर पर हुई। और इस सब के दौरान जो एक काम तसलसल से होता रहा वो था
सरकारी नौकरी का चक्कर और सरकारी नौकरी के उसके लिए पेपर, इम्तिहानात, इंटरव्यूज। इम्तिहानात मेरे शायद ही कोई संडे ऐसा गुजरा हो उन 5-6 सालों में जिसमें मैंने पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, पीटीएस, यूटीएस इनमें से किसी एक पे अपीयर नहीं हुआ। मैंने लातादाद जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर किए रिटन में। कुछ ऐसे भी थे जहाँ पे आई वाज टॉपर इन पंजाब, कुछ ऐसे भी थे जिनमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जो थे उनमें टॉपर था, बट लेकिन जॉब शायद कहीं नहीं हुई। जॉब नहीं हुई। और आज मैं ये सोचता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा इस वजह से उस कि वक्त तो आप बड़े मायूस होते होंगे, यस इतने मैं टेस्ट देने के बाद बंदे का सब्र जो है जवाब दे जाता है। एग्जैक्टली ये भी एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ कि 2019 था या शायद 2018, लाहौर का एक डिपार्टमेंट है उसमें मैं 3 सीटें थी और पंजाब के मैं सेकंड पोजीशन पे था या शायद फर्स्ट पे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। ठीक है। उस इंटरव्यू में मेरे इंटरव्यू से ज़्यादा तजलील वाला ना वो काम हुआ एंड दैट डे मैंने वो टाई थोड़ी सी ढीली की, बाहर निकला, छोटा भाई बैठा था करीब, तो उसको मैंने कहा कि यार कप्तान, हम प्यार से उसको कप्तान करें, मैंने कहा यार कप्तान दिस इज़ लास्ट टाइम, आई गए आज के बाद सरकारी नौकरी वाला चक्कर नहीं। एंड फिर उसके बाद जो है ना वो सरकारी नौकरी के चक्कर उस इंटरव्यू के बाद छोड़ा। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आती है कि यार वो सारा बेहतर हुआ है। बंदा जल्दबाज है, बंदे के प्लान डिफरेंट होते हैं, रब के प्लान डिफरेंट इस होते दौरान हैं। ये भी हुआ होगा आपके कई जानने वाले जिनको आपको लगता होगा यार कैपेसिटी में काफ़ी पीछे हैं और उनकी जॉब्स हो गई होंगी, यस लेकिन मैं उससे बंदे को और धचका लगता है, बंदा कहता है यार नहीं मैं क्यों नहीं। मैं उसको कहता नहीं हूँ, बल्कि आप शायद आपने ये भी देखा होगा कि मैं किसी टाइम पे जब मैं बतौर तालिब इल्म था तो मैं पाकिस्तानी सिस्टम पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इन चीज़ों पे, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी उसी चीज़ में, तो मैं इस पे कभी कभार लिखा करता था। जब मेरा अपना नहीं हुआ उसके बाद फिर मैंने मुड़ के इस पे लिखा नहीं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली बुराई आ जाएगी कि ब्यूरोक्रेसी मेरा की। नहीं काम हुआ यस इसलिए। नहीं, इसलिए हाँ, नहीं, इसलिए कि मेरा नहीं हुआ, अब पढ़ने वाले को ये लगेगी कि यार एडा फने खांसी तो खुद करता। खुद कर लेता है, ये ठीक है। ठीक अच्छा है। लेकिन इसकी एक पैरेलल एक बात बताऊं, जितनी अकेडमी सीएसएस की कामयाब है ना, ये सब वो लोग हैं जो सीएसएस खुद नहीं कर सके, नहीं कर सकते, लेकिन यस आज वो सैकड़ों बच्चों को करवा तो रहे हैं। करवाना एग्जैक्ट इसमें यानी कोई बात। और बिल्कुल। जितने मैंने कंसल्टेंट देखे हैं, अब मेरे खुद एक कंसल्टेंट दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान में। वो उनका अपना ये मसला था कि उनके अपने वीज़े रिजेक्ट होते आए थे। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो आप हम्म, उस काम के एक्सपर्ट नहीं बन सकते, हाँ ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने उसको ये इस एंगल की वजह से छोड़ा कि यार ठीक है, शायद ये ठीक है, एलिमेंट आएगा ठीक। पढ़ने वाले के नज़र में, ये सुनने वाली के नज़र में। अच्छा आप पहले गए बाहर पढ़ने, जी लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके। उस टाइम पे बड़े मामला थे, ये 2010 से 2013 की बात है। यूके गए। यूके में गया 2010 में और 2013 में मेरी वापसी हुई। उस टाइम पे एक तो यूके में रिसेशन था, वर्ल्ड वाइड भी रिसेशन था, यूके में भी रिसेशन था, और दूसरा कुछ मेरे अपने दिमागी मामलात भी ख़राब थे। हम एक 18-19 साल के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जब आप आप वापस आए बगैर मुकम्मल किए, तब क्या हालात हुए? इधर लोगों ने अ, क्या कहा, दोस्त अहबाब रिश्तेदार? शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पीरियड वो था 2013 से लेके 2016-17 तक। क्या सुनने को मिला? अ, सुनने को तब मिलता जब कोई बोलता, वो बोलता ही नहीं था। तो कोई बोलता ही नहीं है। दिस वाज एक्सट्रीम कि कोई बोलता ही नहीं है। एंड देन मैंने जब क्रैक किया पीएमएस इन 2017, द वेरी सेम गाय दे चीयर्ड अप। तो वो एक यकसर तब्दीली थी, ज़ीरो से हीरो बनने वाली स्टोरी थी, बट उसमें जब एलोकेशन नहीं हुई तो अगेन बैक टू द सेम स्टोरी। तो सारी वही स्टोरी बैक, हम उसी कहानी पे फिर चले गए कि लोगों के रवैये चेंज होते हैं। सो इन सारी चीज़ों से बहरहाल ये समझ आती है कि लोगों के रवैये जो है ना वो आपके इमोशंस पे या आपके रवैये पे हावी नहीं होने चाहिए। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हंस रहा है, खेल रहा है, कोई बुला रहा है, नहीं बुला रहा। अपना मेरा अब ये मानना है कि आपका जो घर है या ऑफिस है या आपकी ज़ात है, वो एक दरगाह या दरबार की तरह होनी चाहिए। कोई आ रहा है, सत बिस्मिल्लाह आओ, कोई नहीं आ रहा तो कहीं जा नहीं रहा है, किसी को बुलाने नहीं, बिस्मिल्लाह दरवाज़ा खुला है आपके लिए, आप जो आए। आ रहा है उसको प्यार मोहब्बत दो, प्यार है नहीं भी आ रहा कोई तो बात नहीं, कोई अपनी बात जगह नहीं, रहे। वो अपनी जगह रहे, हमारे ठीक। लिए वो प्यार वाली स्टोरी है बस। अच्छा आप ये बताएं कि अब जो आप ये काम कर रहे हैं, ये तो मुझे पता चला कि कई कामयाबी की मिसालें हैं, लोग गए आपके ज़रिए से, और आपके इस टाइम 2 ऑफिसेज़ हैं सऊदी अरब में, यहाँ पे पाकिस्तान में एक ऑफिस काम कर रहा है। जी आप
किन लोगों को बाहर भिजवाते हैं और किन लोगों को आप मशवरा देंगे, अगर मैं अपनी ऑडियंस के, आपके यहाँ तो गालिबन इन्वेस्टर जाते हैं बाहर, जी, ठीक है, जो अपना मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, मज़ीद एग्ज़ैक्टली। बेहतर ये वो। लेकिन आप वैसे बताएं कि सऊदी अरब की जितनी तबलीग आप कर रहे हैं, हुँ, तबलीग इसे अच्छे मानों में कह रहा हूँ, बिल्कुल सही। तो वैसे इसे ब्रॉडर वे में देखें हुँ। तो किन किन लोगों को चले जाना चाहिए वहाँ पे, हुँ। और मैं तो इस हक में हूँ कि जहाँ आपका मुस्तकबिल हो आपको जाना चाहिए। अच्छा। फ़र्क भाई, एक तो पहले मैं चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। भेजने से हमारी या आपकी इस हाँ। गुफ्तगू का बिल्कुल कतई ये अच्छा, मतलब अच्छा, नहीं है अच्छा। कि मैं किसी आप को इन्वेस्टर्स को वीज़ा दे के गाइड करते हैं। वीज़ा दे के भेज रहा हूँ। हाँ। हाँ, हम भेजते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में कि जो सऊदी अरेबिया में बतौर इन्वेस्टर जा जी रहा है, बिल्कुल, हम बिल्कुल। उनको फैसिलिटेट करते हैं। हुँ, तो वीज़ा इज़ एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। तो जो इन्वेस्टमेंट की लाइसेंसिंग है वो इज़ अ डिफरेंट थिंग। डिफरेंट, ठीक है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जहाँ पे मुस्तकबिल अच्छा हो वहाँ पे जाना चाहिए। यस, मैं इसके लिए एग्जांपल ये कोट करता हूँ कि आदमी कोई रुख नहीं है, रुख मतलब हुँ, दरख्त, हुँ, कि एक जगह पे अब उग गया तो यहीं पे सारी ज़िंदगी गुज़ारनी है। बंदा जो है ना खुदा की ज़मीन है, जहाँ पे रिज़्क मिलता है निकल जाना निकल चाहिए, जाए। कट लेना बिल्कुल ठीक चाहिए। है, बिल्कुल ठीक। तो यही है। और दूसरा जो है कंफर्ट ज़ोन वाली अगेन बात आती है। तीसरा, अगर इसका सिर्फ इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव देखें और हुँ, सऊदी तबलीग जो आप कह रहे हैं, तो इस टाइम पे सऊदी अरेबिया जैसी इकानमी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, जो एटलीस्ट एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए एक्सेसिबल है। हुँ, अब पाकिस्तानी, आपको पता ही जो वीज़ों की सिचुएशन है, जो वीज़ों की रेशियो है, उसके बाद हमारे पास जो एक इलीट ऑप्शन बचता है ना, आई वुड कॉल सऊदी अरेबियन इलीट ऑप्शन। अभी तो ये सिचुएशन है कि आप दुबई भी वीज़े नहीं देता, वेस्ट को छोड़ दें, यूरोप ऑस्ट्रेलिया नहीं वगैरह को वहाँ छोड़ तो दें, बहुत ही मुश्किल काम हुआ वहाँ हुआ है। पे बहुत मुश्किल तो है। आप कह रहे हैं तो पाकिस्तानियों के पास जो ऑप्शन है और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, जो एलीट ऑप्शन कहाँ एलीट पे? ऑप्शन, हुँ, जो एलीट ऑप्शन है इस टाइम पे वो सऊदी अरेबिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस टाइम पे अगर आप एक लफ्ज़ में मुझसे सुनेंगे कि क्यों सऊदी अरेबिया, तो हुँ। मैं कहूँगा टाइमिंग। टाइमिंग क्यों है टाइमिंग, हमें? ये ज़रा इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक है। टाइमिंग इस वजह से कि एक तो सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 स्टार्ट किया। उसके बाद उन्होंने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेके पॉलिसीज़ थी, हुँ, वो यकसर बदल दी। हम बतौर कंसल्टेंट हर रोज़ हमें एक नई अपडेट मिलती है कि आज सिस्टम में ये चेंज आ गया, आज सिस्टम में ये कानून बदल गया, आज ये चीज़ें इस तरह हो रही हैं। एक चीज़ ये है। दूसरी, विजन 2030 को लेके उस मैसिव स्केल के वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन कंस्ट्रक्शन, इन टूरिज्म, इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड हुँ, डेवलपमेंट, कि उसका आप जिस इंडस्ट्री को मर्जी उठा लें इस टाइम पे आपको ऑन टॉप ऑफ दैट सऊदी अरेबिया ही मिलेगा। ठीक है। अब इस टाइम पे एक मुहावरतन कोट किया जाता है कि इतनी क्रेनें पूरी दुनिया में नहीं हैं हुँ, जितनी क्रेनें सिर्फ सऊदी अरेबिया में। मीन्स कि कंस्ट्रक्शन उस स्केल की हो रही है वहाँ पे। तो अल्टीमेटली जहाँ पे इस स्केल की कंस्ट्रक्शन होती है, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है। और दूसरा, जो गवर्नमेंट खुद इस मैसिव स्केल पे काम करती है, एक गवर्नमेंट का वहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड एक फंड है, PIF, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। हुँ, हुँ, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, जिसका एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह इन मुल्कों की सालाना इकानमी से भी ज़्यादा है। ओहो! और ये वो फंड है जो बैक करता है जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गिदिया वगैरह है। गिदिया एक एंटरटेनमेंट सिटी है। अगेन, अब कितना मैसिव है कि गिदिया इज़ द लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट सिटी एवर बिल्ट ऑन दिस अर्थ। तो जो भी हम बात करते हैं ना, तो वो हम कहते हैं कि लार्जेस्ट, बिगेस्ट। वहाँ पे जो भी हो रहा है सऊदी अरेबिया में, वो ग्रैंड स्केल पे हो रहा है। तो जब हुँ, ग्रैंड स्केल पे चीज़ें होती हैं तो उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता जो है। है ना, वो आता ही इसीलिए आता आप है। कह रहे हैं कि ये टाइम बहुत ही दिस इज द अहम है। टाइम, दिस इज द टाइम। और ये वो टाइम है जब सिचुएशन नहीं है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सेगमेंट वाइज़ देखते हैं। ठीक एक है। तो ये कि फॉरेन इन्वेस्टर, हम्म। ठीक है, वो कैसे जाए सऊदी अरब? क्या ठीक है। हो उसके पास ठीक है। वसाइल? हम्म। और आप क्या उसकी मदद करते हैं? यानी व्हाई हम्म। यू? ठीक है। जो एक फॉरेन इन्वेस्टर है ना, हुँ, फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास दो तरह का है। एक वो है जो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में बैठा है, हुँ। वो इकामा पे है, कहीं पे जॉब कर रहा है, या वो ऑलरेडी कफील के नाम पे बिजनेस कर अच्छा, रहा ये है। कफ़ील वाली भी कन्फ्यूजन वो भी दूर करनी है। क्या ठीक। अब क्या चेंजिंग्स आई हैं? हम्म। क्योंकि सऊदी अरब, हमारे सबसे ज़्यादा आबादी हमारी सऊदी अरब में सऊदी काम कर रही अरेबिया में है। बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला ये होता था यार, कोई कफ़ील है, फिर वाक़यात हो जाते थे चीज़ें। यस। तो अब ये सिस्टम कहाँ पे खड़ा है, ये भी साथ में एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है। मेरे ख्याल कफील को फिर पहले कर देते हाँ हैं। जी। कफील का अब सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता। हुँ, ये 2019 से ऑनवर्ड इन्होंने स्लोली स्लोली चीज़ें जो है ना, सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो ओपन करना स्टार्ट किए। अब इस टाइम पे
अप्रॉक्सीमेटली 95% जो इकानमी है वो ओपन है फॉरेन इन्वेस्टर्स। यानी आपको किसी आप वहाँ के मुकामी फ़र्द की ज़रूरत नहीं है कारोबार करने के लिए? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक एग्ज़ैक्टली। है। जो इसका जो टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊँ ना, हुँ, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपके पास एक कंपनी होनी चाहिए किसी दूसरे कंट्री में, एबीसी कंट्री में। जैसे एक पाकिस्तानी इन्वेस्टर हो फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ। तो ये आप कैसे करें? इसके लिए हाँ, स्टार्ट से बताएँ। तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर जो है ना, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसके पास एक पाकिस्तान में कोई रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है। उस रजिस्टर्ड कंपनी के हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे फॉर मीसा एप्लीकेशन। मीसा इज़ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हुँ, आपको एक लाइसेंस देते हैं टू ऑपरेट एंड डू द बिजनेस। ठीक है। अब मीसा का लाइसेंस हम लोग वहाँ पे इशू करवाते हैं। देन वहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी आपकी जितनी भी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होती है। जितनी भी आपने वहाँ पे मुदीरैन यानी मैनेजर्स अगर कोई हायर करने हैं, किसी को अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, कुछ भी करना है, हुँ, तो वो सारे आपके उन आर्टिकल्स में आ गए। उसके बाद फाइनली आपकी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन इशू होती है। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन आम ज़बान में सिजल कहते हैं, वहाँ पे सीआर कहते हैं, या कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। उसका मतलब ये है दैट इज़ अ सिंपल सर्टिफिकेट कि आप ये काम अंडर दिस नेम आप काम कर कर सकते सकते हैं। हैं सऊदी ये अरेबिया सारे में। काम आप करवा देते हैं? यानी ये सीआर या जो बता रहे हैं और मीसा बता रहे हैं, ये सब आपकी कंपनी करवा देती है? हाँ जी, ये सारा एंड टू एंड जो क्लाइंट को हम सपोर्ट करते हैं, जो हुँ, एक क्लाइंट जिसके पास कोई बिज़नेस आइडिया है, जिसको ये लगता है कि सऊदी अरेबिया इज़ द राइट मार्केट फॉर मी, हुँ, किसी भी बिज़नेस के लिए वो जाता है, तो वो हमारे पास आता है एंड ही टेल्स कि मेरा ये बिज़नेस आइडिया है। मैं वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल बकाला जनरल स्टोर ठीक है। बनाना है मैंने। अब जो शख्स यहाँ पर है, काम करना चाहता है, कितने पैसे हों हुँ। तो वो वहाँ जाके अपनी कंपनी ओपन कर सकता है? क्या वसाइल होने चाहिए? ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि हाँ, लेकिन एक हाँ, एक रैंडम एक अंदाज़ा लोगों को हो रैंडम जाए कि रैंडम यस रैंडम एक आइडिया मैं दे देता हूँ। हुँ, और आइडिया आई वुड बी टॉकिंग टू मैसेस हुँ, कि एक जो मिडिल क्लास मिड टियर बिजनेस है, हम जी, उसकी बात करेंगे। हुँ, उसमें हमारा रफली 25,000 रियाल जो है वो एक्सपेंस निकल जाता है लाइसेंसिंग पे। ठीक है। गवर्नमेंट की फीस है, लाइसेंसिंग है, कंसल्टेंसी, लीगल चार्जेस, दिस दैट मिला हुँ, जुला के। उसके बाद अगर हम कोई छोटे स्केल का, जिस तरह हमारे यहाँ ढाबा रेस्टोरेंट्स होते हैं, हुँ, इस स्केल का अगर कोई रेस्टोरेंट बनाते हैं तो दैट वुड कास्ट अराउंड 150 के 1.5 लाख रियाल। कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह या उस साइड पे जाते हैं, वो ऑब्वियसली सर्विस बिजनेस है, तो उसमें लंबा चौड़ा इतना एक्सपेंस हमारा नहीं नहीं होता। होता अदर हुँ, देन आपकी जो मार्केटिंग है उसके। हुँ, क्योंकि इक्विपमेंट वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली आपने इनिशियली रेंट आउट करनी होती हैं, तो वो आपका जगह आपने बाय कर ली या ऑफिस लीज पे ले लिया, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी अराउंड 30,000 35,000 इनिशियल आपका कोई भी सर्विस बेस्ड जो बिजनेस है वो स्टार्ट हो सकता है। देन आपकी जो ज़्यादा बिजनेसमैन जो जा रहा है वो बकाला वगैरह या उस साइड पे जाते हैं। बकाला अगेन डिपेंड करेगा कि आप अल-फतेह बना रहे हैं या जनरल स्टोर को गली का बना रहे हैं, तो उसके उसके ऊपर है फिर। वो उसके वैसे ऊपर जो है। मेन लाइसेंस लेने की फ़ी वगैरह वो आपने क्या कितनी बताई? 25,000 के ऊपर नीचे डिपेंड करेगा कि आप फॉर एग्जांपल मेरे पास आते हैं तो मैं आपको 25,000 चार्ज फिर करूँगा आप ये किसी। कह रहे हैं अगेन जब हमारे पास लोग आते हैं, हुँ, आप देखते हैं पर्सन टू पर्सन यस। कि क्या देखते हैं? किस तरह से वैसे ये डिटरमिन कैसे करते हैं? डिटरमिन ये और हम रूटीन में आपके पास ज़्यादा लोग किस तरफ जा रहे हैं? डिटरमिन हम नहीं करते। हुँ, ये क्लाइंट का अपना माइंडसेट है। हमने सिर्फ़ उनसे चंद क्वेश्चन पूछने हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? ठीक है। आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या है? हुँ, आपने वहाँ मार्केट को किस तरह देखते हैं? अब जनरली अगर कोई बंदा मुझसे ये पूछता है, हमने लाहौर एक सेमिनार किया, तो उसमें एक मुझसे क्वेश्चन ये हुआ कि जी मैं कौन-सा बिज़नेस करूँ? मेरे पास 2 करोड़ है फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ, तो मैंने कहा आप मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता कि आप कौन-सा बिज़नेस करें। रीज़न ये है कि अगर तो मैं कोई टिकटॉकर होता या मैं यूट्यूबर होता तो मैं आपको बताता कि जनाब एक गाड़ी ले लें, उसमें ये 10,000 करें, रियाल। वो करें, हाँ, वो सबको एक ही आइडिया दे देते हैं। सबको एक ही हाँ, आइडिया। अब मैं तो आपको नहीं दे सकता, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। आई हुँ, नीड टू नो योर प्रोफाइल, आई हुँ, नीड टू नो योर बजट, आई नीड टू नो योर एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस एंड मोर प्रिसाइज़ली आई नीड टू नो कि आप सऊदी इकॉनमी को, सऊदी मार्केट को किस तरह देखते हैं। देखते हैं। अब कोई बंदा मुझसे पूछेगा तो मैं कहूँगा कि हाँ जी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन इज़ अ बूमिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज़्म इज़ अ बूमिंग सेक्टर, एजुकेशन या कंसल्टिंग रोल जितने मैनेजमेंट कंसल्टिंग रोल्स हैं, वो दैट्स अ बूमिंग सेक्टर। लेकिन अब मैं हर बंदे को वो नहीं बता सकता। लेकिन आपके यहाँ जो लोग आप जिनको पाकिस्तान से भिजवा रहे हैं या हुँ, वहाँ पर जो मौजूद हैं सऊदीया में जी। और वो आपसे अपनी चीज़ें करवाते हैं, तो लोगों का रुझान ज़्यादा किस तरफ है? कहाँ जा रहे अ, हैं लोग? 2 तरह के बिज़नेसमैन हैं। हुँ, एक मैं उन्हें कहता हूँ हाजी बिज़नेसमैन,
और एक होते हैं हीरो बिजनेसमैन, और अच्छा, तीसरे हैं एक्चुअल बिजनेसमैन। ठीक है। हाजी क्या करते हैं? अब जो हाजी बिजनेसमैन है, हाजी बिजनेसमैन ये है कि हाजी अलादिता साहब यहाँ से जाते हैं सऊदी अरेबिया और उम्रा करने, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि यार मस्जिद नबवी के सराउंडिंग में जितने कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट हैं, छोटे भरे हुए हैं। भरे हुए हैं, ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। खजूरें सारे लोग लेके आते हैं, यार ये दुकान बना लेते हैं। वो अपना जायनमाज सारे लोग जायनमाज। लेके आते हैं, तो ये दुकान बना लेते हैं। तो वो या टैक्सी का कारोबार देखा तो जो देखा कि जो जो अच्छा देखा, चल रहा है, हो गया यार, हम जो ये देखा। कर लेते हैं। अब हाई साहब का एक्सपोजर नहीं होता। हाई Yes. साहब को वहाँ पे जिस बंदे ने रिसीव किया वो भी उसी लिमिटेड स्केल पे ऑपरेट कर वो रहे कहता होते है हैं, ये बड़ा चलता है ये ये काम। बड़ा चलता है। अब वो एक्सपोजर हाई साहब का भी नहीं है, जो उनके होस्ट हैं उनका भी नहीं है। वो मिलजुला के इन्हीं 3-4 कामों पे आएंगे कि मस्जिद नबवी के सराउंडिंग में वो कैफ़े बनाएंगे, टैक्सी खोलेंगे, या वो को छोटी मोटी गाड़ी किसी कंपनी के साथ लगा देंगे। ये उनका बिजनेस है। फिर एक आते हैं हीरो बिजनेसमैन। हीरो बिजनेसमैन ये होता है कि जिसको कहे कि यार बड़ा हिसाब की करते हो, और बड़ा हिसाब बताएं कि जी रेस्टोरेंट चलते ने। तो रेस्टोरेंट चलते ने, जिस तरह हमारे यहाँ किसी ज़माने में पिंडों में होता था कि भट्ठा चलता है फलां का, फिर आगे पेट्रोल पंप चलते हैं, फिर आगे कंट्रोल शेड चलते हैं। तो ये सारे वो हीरो बिजनेस टाइप हैं। और ये मैं कभी भी किसी बंदे को रेस्टोरेंट का एट फर्स्ट गो मशवरा नहीं देता। रीजन, रेस्टोरेंट इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्कीएस्ट बिजनेस यू विल एवर डू। बहुत टफ है काम। बहुत टफ काम है। और जितना बाहर ये सॉफ्ट नजर आता है ना बाहर से, उतना ही मुश्किल है। जो और हमारे जिन दोस्तों के यहाँ पे भी हैं, हम्म, थोड़ा बहुत अंदाजा है चीजों में अंदर जाके, ऐसी बात नहीं है। ये वो सिर्फ हीरो बनने के चक्कर में कि हमारा रेस्टोरेंट है जी, जरा अच्छा लगता है, सोशल हाँ, मीडिया पे बताने में अच्छा लगता है, रौनक लगी रहती है, रौनक लगी रहती है, एक बैठक बन जाती है, बट टेक्निकली इट्स वन ऑफ द वेरी रिस्की एंड डिफिकल्ट बिजनेस। तीसरे किस्म के बिजनेसमैन, तीसरे बिजनेसमैन वो हैं जो जेन्युइन बिजनेसमैन हैं, जो जीरक, जो कीड़े होते हैं बिजनेस के, वो हैं। अब उनके आपको पहले सवाल से अंदाजा हो जाता है कि ये बिजनेसमैन है, हाजी है, ये हीरो है। अब जो बिजनेसमैन है ना, उसने सिंपली आपसे ये पूछना है कि यार मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरी यहाँ पे फॉर एग्जांपल राइस मिल है, मेरा यहाँ पे ट्रेडिंग का काम है, ABC चीज़ मैं ट्रेड करता हूँ, या मैं चाइना से कोई चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि सऊदी अरेबिया में इस चीज़ की डिमांड है, तो मैं वहाँ पे स्टार्ट करूँ। तो यस, मैं उस चीज़ पे फिर उनको गाइड करता हूँ कि जी आपको ट्रेडिंग के लिए ये रिक्वायरमेंट है, आपके सर्विस बेस्ड अगर कोई बंदा जाना चाह रहा है तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। वो उनको रिक्वायरमेंट बताते हैं, वो रिक्वायरमेंट अगर वो खुद पूरी कर सकते हैं तो फेयर इनफ वो खुद कर लेते हैं। अगर नहीं कर सकते तो मैं अपनी टीम को लगा देता हूँ कि आप इनको फैसिलिटेट करो, जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन है पाकिस्तान से वो आप इनकी करो। उसके बाद साइमल्टेनियसली हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सऊदी अरेबिया में। तो ये सारा टोटल जो काम है दिस रफली टेक्स 45 डेज, और इसी दौरान हमारा पाकिस्तान का और सऊदी अरेबिया का काम सारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप उनको फिर वो पूरा उनके सामने रख देते हैं कि ये है जी, अब आपको किन स्टेप्स पे आगे बढ़ना है, ये हाँ आप जी। देख लें। ये उसके बाद जितना भी ऑन ग्राउंड बिजनेस है वो क्लाइंट की अपनी चॉइस है, उसका अपना बजट है, उसकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि उसने क्या करना अच्छा, है। कुछ इंडस्ट्रीज तो ग्रो कर रही हैं, जैसा पाकिस्तान में भी IT। एग्जैक्टली। अब IT के लिए तो सबसे पहले तो वो दुबई का रुख करते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी ये बड़ी मार्केट है, ये है वो है। तो अब बताएं कि यहाँ पर तो टैक्सेस हैं ज़्यादा, यहाँ पर क्या सऊदीया में टैक्सेस क्या हैं, और अगर कोई बंदा IT का ही है, लेट से एक मैंने सेक्टर का बताया ग्रोइंग सेक्टर है, उसे उस तरफ क्यों आना चाहिए, आपको सऊदी की तरफ क्यों आना चाहिए? IT इस वजह से आना चाहिए कि इस टाइम पे आप सऊदी अरेबिया में किसी वज़ीर मुशीर या किसी भी गवर्नर वगैरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ लाजमी होगी, AI IT, ठीक है। सेकेंडली, सऊदी अरेबिया वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड कंट्री एज अ स्टेट, जहाँ पे 90% सरकारी काम जो है दैट इज़ पेपरलेस, मोर देन 90%। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर में भी यही सिचुएशन है। अब जो हमारी कंपनी फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो है वो सऊदी अरेबिया क्यों जाएगा, वो इस वजह से जाएगा कि दिस इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। इसमें पिछले चंद सालों में 580 रीजनल हेडक्वार्टर्स ओपन हुए हैं सऊदी अरेबिया में, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जिनकी प्रेजेंस मल्टीपल स्केल पे थी, मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज़ में थी, उनके जो रीजनल हेडक्वार्टर है वो सिर्फ GCC का नहीं बल्कि मीना रीजन के जो हेडक्वार्टर्स हैं
वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, जैसे EY है या डिलॉयट है, इस स्केल की जितनी भी कंपनीज हैं, 580 कंपनीज। ठीक। तो अब जब इस स्केल पे कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं और इस स्केल पे वहाँ पे मईशत जो है वो ओपन हो रही है, इकानमी ओपन हो रही है, खुल रही है नई टेक्नोलॉजी के लिए, नए इन्वेस्टर्स के लिए, नए बिजनेसमैन के लिए, तो वहाँ पे एक चॉइस बनती है आपके लिए कि दिस इज़ द राइट प्लेस। और दूसरा जो आपके साथ एक टैग लगता है कि वी आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान एंड वी आर ऑपरेटिंग इन सऊदी अरेबिया। हाँ, ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। ये बड़ी डिफरेंट जैसे चीज़ है। आप कहते हैं ना कि हम सऊदीया में भी ऑपरेट कर रहे हैं, यस, जब तो आप आपके जो मल्टीनेशनल पूरी एक अप्रोच हो जाती है। अप्रोच, यस, आप जो बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के जो बंदा काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल जर्मनी में या डेनमार्क में या UK USA में, उसी के नाम के साथ जब टैग लगता है ना सऊदी अरेबिया का, दैट्स इंटायरली अ डिफरेंट ब्रांड नाउ। ठीक, आप मेरी फॉर एग्जांपल कोई ABC कंपनी है, ABC IT सर्विसेज है, वो जब तक लाहौर में ऑपरेट करती है, इट्स अ डिफरेंट मार्केट। जब वो वहां पे जाते हैं, उसका ब्रांड नेम ही इटसेल्फ जो है वो बड़ा डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, जो दूसरी, जी आप जी, कुछ कहना चाह रहे दूसरा टैक्सेस की जो आपने चीज़ कही, हैं। टैक्सेस का वहाँ पे कोई इतने लंबे चौड़े टैक्सेस नहीं है, स्ट्रेट अवे एक टैक्स है, दैट इज़ 20%, ठीक दैट है। इज़ ऑन योर प्रॉफिट। उसके अलावा कोई टैक्स नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान में है कि रीजनल डिफरेंट है, फेडरल डिफरेंट है, और अच्छा, एक ही टैक्स है एक और वो भी एक आपके टैक्स है, प्रॉफिट पे है। वो आपके प्रॉफिट पे है। ठीक उसके है। अलावा कोई विद होल्डिंग या किसी तरह का बैंक आना जाना, कोई ट्रांजैक्शन, कोई कुछ भी नहीं है, बड़ा स्मूथ और सीधा कितना प्रोसेस है। आसान, कितना मुश्किल है बिजनेस वहाँ पे? हमारे जब हम्म, पाकिस्तान में हम बैठे हैं तो हम्म, हमें तो बिजनेस शुरू करने से पहले मुश्किलात का एक पहाड़ नजर आता है। yes। वहाँ पे आसान है। रीज़न ये है कि जो भी चीज़ है दैट इज़ बैक्ड बाय गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड या कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है, उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपका पैसा फंस गया। वहाँ पे पैसा नहीं फंस सकता। आपका एग्रीमेंट होता है, दैट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको देख रही है कि ये एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद आपने पैसे देने ही देने हैं। कोई छोटी मोटी झोल झाल ऑब्वियसली हर मार्केट में, हर मुल्क में होती है, उतनी हो सकती है, बट मेजर स्केल पे जो डिलेज यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे हम जो देखते यहाँ पे हैं वो कैश नहीं। फ्लो के मामलात होते हैं, वो वहाँ पे वहाँ पे रेटी बड़ी नहीं होते। जबरदस्त है। यस, वहाँ पे स्ट्रेट रेट है। दूसरा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो वहाँ पे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान कहीं ज़्यादा है। यानी यहाँ पे रेड टेपिज्म है, आपको सरकार से अगर कोई काम पड़ गया तो आप रिश्वत छोड़ देंगे। हम बिल्कुल ये समझते हैं कि रिश्वत हम नहीं देते, पर ये फाइल को नहीं लगाते, सीधा सीधा काम चलता है। इसके बावजूद काम अटका रहेगा, स्लो हाँ, चलेगा। हम बिल्कुल ये समझ लेते हैं जो कि रूटीन में भी काम होना है उसने भी बहुत स्लो चलना है। बहुत स्लो चलना है। सिमिलरली वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको अप्रूवल चाहिए किसी चीज़ की सरकार की, दैट इज़ डिजिटल। आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है, कोई बंदा नहीं, किसी के मत्थे जाके आपने नहीं बजना, कोई किसी के इसके दस्तखत, उसकी वेरिफिकेशन, कुछ भी नहीं, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना सिस्टम है सारा वो डिजिटल है। तो वैसे आप तो इन्वेस्टर्स को भेज रहे हैं, वहाँ से लोगों को काम करवा भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या होते हैं स्टार्ट में? हम्म, डेफिनेटली मार्केट फिर थोड़ी सी नई लगती है, या माहौल एक नया होता है। माहौल ने आपका हाँ। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। एक हमारी जनरल गलती ये होती है कि किसी बिजनेस में, इर्रिस्पेक्टिव कि आप वो पाकिस्तान में कर रहे हैं या वहाँ पे कर रहे हैं, कि हम बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि यार मैं लखपति, करोड़पति नहीं तो लखपति तो बन ही जाना। क्योंकि हमने बिजनेसमैन्स को देख के अपना वो बनाया होता है यस, नजरिया, उनकी हमने, गाड़ी, उनका हाँ घर, जी, उसके हमने मुताबिक। वो किसी की S क्लास मर्सिडीज देखी है, कोई सूटेड बूटेड एक साहब बहादुर उस गाड़ी से उतर रहे हैं, एंड फ्रॉम डे वन मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने वो बनना है। अब वो डे वन नहीं है, उस वो S क्लास के पीछे उसके हो सकता है 20 साल है, हाँ जी, उसके तो 20 साल हम देखते नहीं हैं। उसके 20 साल नहीं देखते। एक तो ये है कि जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। उसके बाद अगला प्रॉब्लम ये होता है कि आप इंडस्ट्री को समझते नहीं, आप मार्केट को नहीं समझ रहे, आप मार्केट डायनामिक्स को नहीं समझ रहे, आप चीज़ें अनलर्न नहीं कर रहे ताकि आप नई कोई चीज़ सीख सकें। अब जनरली क्या होता है वहाँ पे कि जी पाकिस्तान जो तो ये नहीं होता, तो यस, हाँ, तो वो सऊदी अरब है यार। वो सऊदी अरेबिया, दिस इज नॉट पाकिस्तान। हाँ। ठीक है, तो अब नहीं जी उत्थे नहीं ਹੁੰਦਾ, ओके उत्थे नहीं ਹੁੰਦਾ, बट ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ है। सो दिस इज द थिंग कि यू आर नॉट विलिंग टू लर्न। तो जब तक आप वो पाकिस्तान में ऐसे नहीं होंदा वाला अनलर्न नहीं करते, तब तक आप सऊदी में जो कुछ होता है वो लर्न नहीं कर सकते। तो दूसरा ये प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आप चीज़ों को डिले ड्रैग नहीं कर सकते कि चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये वाला मामला नहीं है। वहाँ पे कंप्लाइंस, स्टेट रेट की वजह से कंप्लाइंस बड़ी सख्त है।
कि आपने अगर कोई काम 8 तारीख को करना है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे पे रोल की आपको एग्जांपल देता हूँ कि एवरी मंथ 8 तारीख से पहले पहले आपने पे रोल रन करना ही करना है। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है या इधर से पैसा आता है तो आज मैं ये नहीं एम्प्लॉयज़ को हुआ देता था, हूँ। वो नहीं हुआ था। तो उसमें ये नहीं है कि चलो देखते हैं या करते हैं। अब वो देखते हैं या करते हैं में फिर आपको फाइन आएगा। एक के बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा एंड देन यू विल एंड अप एज़ डिज़ास्टर। तो ये मोटी चीज़ें असल में वही कह रहे हैं कि जो हमारी आदत है देखते हैं करते हैं, पाकिस्तान में बनती है। पाकिस्तान में। बाहर सिस्टम इस तरह से काम नहीं कर रहा होता। बाहर नहीं, बाहर देखें आप, आपको बड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। अब छोटे बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, आपको बड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। रीजन बीइंग कि यू आर कंपीटिंग विद वर्ल्ड्स एलीट। बिल्कुल ठीक। अब ये बताएं कि पूरे हमारे पाकिस्तान में नौजवान पढ़ रहे हैं, डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन रोज़गार नहीं मिल रहा। अब जब आप सऊदी अरब की इतनी बात कर रहे हैं, तो आप तो इन्वेस्टर की तर्ज में वो बात कर रहे हैं। वैसे बताएं कि जॉब्स के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी के पास नहीं पैसे हैं, तो वो जाना चाहता है, तो उसके लिए ये मार्केट कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी इस वजह से कि मैं खुद इसी मार्केट की प्रोडक्ट हूँ। मैं आप यहाँ, पहले जॉब के लिए गए हाँ, थे? मैं जॉब के लिए गया था। हाँ। मेरी 2021 में सऊदी अरेबिया जॉब हुई थी और 2021 से 23 तक मैंने जॉब की एंड देन आई स्टार्टेड दिस माय ओन वेंचर। बड़ी अच्छी मार्केट है, बड़ी शानदार मार्केट है। मेरा इससे पहले सिर्फ मेरा अपना नहीं, जितने लोगों को भी मैंने खुद बुलाया है, दे आर डूइंग फैंटास्टिक। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कपल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्योंकि मैंने किसी ज़माने में सीए करने की भी एक नाकाम सी कोशिश की है। तो उस टाइम के जो मेरे दोस्त थे, कलीग्स थे, वो वहाँ पे गए जो यहाँ पे दे वर नॉट इवन मेकिंग $500,000। अब वो वहाँ पे 30,000 40,000 रियाल ले रहे हैं अ मंथ। कितने बन गए भला हमारे? चाहे कोई 30 लाख के ऊपर नीचे, 3 जो मिलियन, यहाँ पे हाफ मिलियन नहीं बना रहे थे? हाफ मिलियन भी अच्छा। नहीं बना रहे। तो दे आर डूइंग फैंटास्टिक। फिर सेम आईटी के अंदर, फिर सिमिलरली सेल्स, बट अब सेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि उसमें नेशनलाइजेशन और सऊदीजेशन स्टार्ट हो गई हुई है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। उसमें सैलरीज उस तरह नहीं होती, जॉब खैर हो जाती है लेकिन आपके पास बट स्किल है अगर कोई, अगर स्किल है, और डिग्री दो प्लस दो स्किल। चीज़ें हैं, हाँ। दो चीज़ें। एक तो ये है कि हमारा जो जनरली जवान यहाँ से जाता है, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उसको खुद नहीं पता कि उसने क्या करना है। मुझे मेरे डीएम में इस तरह के बंदे आते हैं कि जी सर जॉब करवा दें। पहली सीधे चीज़, सीधे आगे कहते हैं जॉब करवाएं, कुछ जॉब नहीं करवा बताते कि भाई हमने क्या किया। क्या किया। अब एक बंदा है जो एमएससी केमिस्ट्री करके गया सऊदी अरेबिया, उसका यहाँ का एक्सपीरियंस टीचिंग का है। एक बंदा एमएससी फिजिक्स करके, मैथमेटिक्स या कोई भी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में करके गया है और एक्सपीरियंस उसका सिर्फ टीचिंग का है। टीचिंग का, तो फिर अब प्रैक्टिकल हम उसको प्रैक्टिकली कहीं पे भी नहीं शिफ्ट कर नहीं कर सकते। सकते। अब आप मैथमेटिशियन जो है उसको कहें कि यार आप थोड़ा सा डेटा एनालिसिस या डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिसिस, उस साइड पे थोड़ा सा कुछ सीख लें बियॉन्ड योर डिग्री, वो उस पर राजी नहीं है। और इस टाइम मैं आपको बताऊं कि जो जॉब मार्केट इस टाइम पे डेटा एनालिसिस की इंडस्ट्री है, वो ओह, दैट इज माइंड पूरी ब्लोइंग दुनिया में। पूरी दुनिया में। और ख़ासकर जो सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे हो रहा है कि सऊदी अरेबिया का तो जो गवर्नमेंट के जितने डिसीजन है, हमारे यहाँ ज़्यादातर जज्बाती या नारों की बेस पे होते हैं, वहाँ पे एवरी सिंगल डिसीजन इज बेस्ड एंड बैक्ड बाय डेटा। डेटा क्या कहता है उसके डेटा मुताबिक क्या बात कहता है, होती है। यस। और डेटा इतना स्ट्रांग है कि हर बंदे का मोबाइल नंबर से लेके उसके किस दिन उसने हॉस्पिटल विजिट किया, कौन सी उसकी इंश्योरेंस है, कब उसका इकामा एक्सपायर हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग इज़ सेंट्रलाइज्ड। ये जो अभी हमारे यहाँ भी खैर होना स्टार्ट हुआ है, वो आईडी वाला सिस्टम एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया, जहाँ से वो ई लाइसेंस वगैरह जो है वो शुरू होते हैं। तो इस तरह का जो है ये 2019 से वहाँ पे चल रहा है कि उसमें आपके जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपके ज़रूरी कागजात हैं, वो सारे वहाँ पे हैं। और गवर्नमेंट के पास पता है कि ये बंदा कितनी एज का है, क्या बीमारी है, कहाँ पे पढ़ रहा है, क्या नौकरी है। इवन अब यहाँ पे किसी तरह का ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई पोर्टल नहीं है। किसी सरकारी इदारे को ये नहीं पता कि किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कितने बंदे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज क्या हैं, किस बंदे को सैलरी मिलती है, किसको नहीं मिलती। वहाँ पे एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल एम्प्लॉय इज रजिस्टर्ड। हर बंदा रजिस्टर्ड है, चाहे वो सऊदी है या नॉन सऊदी है। गवर्नमेंट के एक पोर्टल्स हैं जिन पे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं
जिसको वहाँ पे कीवा कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, उनमें एक एक चीज़ मेंशन है कि इसको इतने घंटे इसमें काम करना है, इतनी सैलरी मिलनी है, इतनी इसकी सालाना छुट्टी है, उसके बाद इसको फ्लाइट टिकट दे के इसको घर भेजेंगे। अब इसमें तो कहीं पे मसला आता है तो देयर इज लेबर लॉस, तो वहाँ पे इसलिए चीज़ें आप कह रहे चीज़ें हैं कि बड़ी ये समझता भाई मार्केट बड़ी ही ज़बरदस्त है। अगर है। आपने एग्जैक्टली, इवन जॉब के लिए भी जाना है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते बिल्कुल हैं, मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, तो उस बिल्कुल। तरफ जाना चाहिए। बट जॉब के लिए जिसने जाना है उसने अपनी डिग्री जिस बंदे ने कर ली है ना, अब से कि डिग्री का वो जो खुमार होता है ना कि मैंने अब पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर लिया तो मैं तुरम हूँ, वो तुरम खान वाला जो एलिमेंट है ना उसको साइड पे रख के कुछ सीख लें। जो आपकी इंडस्ट्री है आप उसके हिसाब से सीख लें, अगर नहीं भी सीख सकते तो एट लीस्ट आपकी जो बेसिक कम्युनिकेशन है, बेसिक बिजनेस एथिक्स, वर्क एथिक्स हैं, उन पे थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा MS ऑफिस वगैरह या इस तरह की जो बेसिक चीज़ें चीज़ें हैं हैं वो सीख लें। वो सीख लें, ताकि आप अगर किसी बंदे को रेफर कर रहे हैं ना कि यार इस बंदे को देख लेना जी जॉब शाब के लिए को अगर ऑप्शन बनता है, तो अगले बंदे को रेफर करने में आसानी हो। तो नदीम भाई ये बताएं कि अब लोगों ने आना है ना, जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है, यस, तो वो आप लोगों को ही क्यों चूज करे, और ट्रस्ट जो है वो किस तरह से बरकरार रखते हैं आप लोग? एक तो ये है कि जो भी बंदा मार्केट में बैठा है, हमारी मार्केट इस तरह की एक बड़ी फ्रीजाइल किस्म की है ना कि आप जो बंदा सोशल मीडिया पे बैठा है, और हम खैर से 2 भाई हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, तो अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के कोई 2-4 लाख की हैंकी फैंकी करेंगे तो आपको लिताड़ दिया जाएगा विद इन नो टाइम। हाँ, नीचे कमेंट करके पता चल जाएगा, किसी की विद इन बात नो से ही टाइम, पता चल विद इन जाता नो है। टाइम। हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 साल होने को हैं हम मार्केट में बैठे हैं। आप जितना भी क्लाइंट आता है हम उसको कहते हैं कि यार आप हमारे रिव्यूज़ पे चले जाओ, ठीक है? आप आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, मेरे पर्सनल फेसबुक पे चले जाएँ, आप कंपनी के फेसबुक पे चले जाएँ, आपको समझ आ जाएगी कि हाँ जी, इन बंदों ने क्या किया हुआ है। हाँ, फिर हम एक चीज़ ये करते हैं कि जो पुराने हमारे क्लाइंट हैं, हम उनकी परमिशन के साथ उनकी तस्वीर और उनका नाम अपने फेसबुक पे लगा देते हैं। ठीक है। जस्ट इन केस अगर किसी तो अगर बंदे ने कोई अप्रोच वेरीफाई भी करना है, करना चाहे जाके वेरीफाई तो। करना चाहे, अब कोई बंदा हमें कहे कि आप जी कैसे हैं, मैं कहूँगा मैं तो बड़ा अच्छा हूँ और बड़ा शानदार हूँ, तो आप कह लेकिन रहे हैं लोगों से पूछना जिनके साथ हमने काम किया है। जिनके साथ हमने काम किया, आसान तरीका है कि एक बंदे का 45 डेज का प्रोजेक्ट हमने किया, 45 दिन हर रोज़ हमारी बात होती रही है, हमने उनको गाइड किया, उस रास्ते में मुख्तलिफ चैलेंजेस आए, उस पे हमने उनको किस तरह रिस्पॉन्ड किया, तो वो 45 दिन की एक हिस्ट्री है जो क्लाइंट के माइंड में बन गई कि एलीट कैसा है, नदीम जसपाल कैसा है। आप उनसे पूछें, आप मुझसे पूछें नहीं, मैं तो आपको कहूँगा कि मैं बड़ा बड़ा ही अच्छा हूँ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं ठीक, पूरा वेरीफाई करें, हमें आप पूरा चेक करें, जिस तरह से आपकी तसल्ली होती है बिल, फिर आ जाए। बिल्कुल, सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी कंसल्टेंट को अगर आपने करना है तो हाँ, आपने ये करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मेरी ही तसल्ली करें या मुझसे ही आके काम करवाएं। आपने कहीं पे भी जाना है तसल्ली करें। और दूसरा एक डिफरेंस भी है पाकिस्तानी और जो सऊदी बेस्ड क्लाइंट हैं उनमें, या जो वेस्टर्न क्लाइंट है, वेस्टर्न क्लाइंट्स का ट्रस्ट लेवल बहुत बेहतर है। यानी वेस्टर्न क्लाइंट का ये होता है कि एक जूम की या गूगल मीट की मीटिंग होती है, उनको समझ आती है फिट, नहीं समझ आती टाटा बाय बाय, दूसरी अगली तीसरी बात ही कोई नहीं। उन्होंने आपको स्ट्रेट अवे पेमेंट कर देनी है। अब कोई बंदा मुझे जानता नहीं है, सिर्फ उन्होंने उनको क्या पता है कि एक वेबसाइट है, एक ये ऑफिस है, अंदर से वो कभी सऊदी अरेबिया आए नहीं, उन्होंने कभी मेरा ऑफिस नहीं विजिट किया, वो कभी मुझे मिले नहीं। दूसरे हैं जो सऊदी बेस्ड हैं, सऊदी बेस्ड भी जितना बिजनेस है जनरली दे आर वेरी ट्रस्टिंग। यानी एक बंदा ऑफिस आया, उसने ऑफिस देखा, आपको मिला, बातचीत की समझ आई, फीस की समझ आई, मामला तय हुए, वो आपको नेक्स्ट डे पेमेंट कर देगा। पाकिस्तान में और लोग सच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे होता भी है ऐसे। यहाँ पे होता है, यहाँ पे हकीकी पीर ढूंढना मुश्किल हो और जाती हकीकी है। गुरु अच्छा, ढूंढना। वैसे जो तो आप कह रहे हैं ना बाहर वाले, उनका हम्म, ट्रस्ट भी क्यों है, वो इसलिए है कि आप सऊदीया में ऑपरेट कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि यहाँ का सिस्टम अगर कोई हैंकी पैंकी करना भी चाहे तो उसे करने नहीं देगा। करने नहीं देगा। पाकिस्तान में चूंकि हाँ, पाकिस्तानी ये देख रहा है, हाँ, तो उसे लगता है कि अच्छा हर जगह यही हो रहा होगा। यही हो रहा होगा। और ये दूसरा दूसरा हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है हम्म, कि जब नाम के साथ कंसल्टेंट आ जाता है तो फिर वो वीज़ा कंसल्टेंट भी वही हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हाँ भी वही ठीक। हैं सारे। लेकिन तो आपका वो नौयत मुख्तलिफ है, आपके पास वो आएगा फर्द जिसके पास जो थोड़ा खुशहाल है, जो खुशहाल जिसके है, पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ है। बिल्कुल अगर बिल्कुल कारोबार करना है तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट बुनियादी। होनी चाहिए। तो एक तो हमारा वो एलिमेंट है, और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी क्लाइंट है ना, हम हम्म, उनको कहते हैं कि आप जिस तरह आपकी तसल्ली होती है आप कर लें। आप वैसे कर लें। ठीक। अब एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एक साहब आए, उनसे ऑलमोस्ट हमारा एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया। हम्म, सो शायद
पाकिस्तान में वी आर द ओनली कंपनी जिनका सऊदी अरेबिया में बिजनेस है, यानी सऊदी अरेबिया में भी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में भी सेम नाम पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है। अदरवाइज हमारे अलावा पाकिस्तान में ऐसा कोई कंसल्टेंट नहीं है जिसकी सऊदी अरेबिया में प्रेजेंस हो। तो एक साहब आदर आए, उन्होंने एग्रीमेंट ऑलमोस्ट साइन हुआ, तो वो नीचे गए जिस बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है, उनके वो मैनेजर से मिले जाके, एंड ही इंक्वायर्ड कि दिस जेंटलमैन ये कैसा है, नदीम जसपाल जो ऑफिस नंबर 412 में बैठता है, ये कैसा है। उसने यार ठीक है, पिछले इतने टाइम से इधर बैठे हैं, तो कभी कोई कंप्लेन नहीं आई, कभी कोई इशू नहीं हुआ, बाकी उनके क्लाइंट से आप पूछ लें। तो इस तरह के मामला होते हैं, लोग वेरीफाई यहाँ पे इंक्वायरी करने का एक डिफरेंट है। और दूसरा ये है कि मेरे सरनेम से अगर आप फेसबुक वगैरह पे ढूंढेंगे ना, तो आपको एक ही बंदा मिलेगा और वो मैं हूँ। मेरे सरनाम से लोग ढूंढ के कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रेफरेंस निकाल लेते हैं, तो वहां से फिर इजी हो जाता है वेरीफाई करना कि हाँ ठीक है ये बंदा। और लोगों का हक है, जिन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जिस तरह से वेरीफाई करना चाहे कर लें। एग्जैक्टली, लोगों का हक है। मैं उनको कहता हूँ जिस तरह आपकी तसल्ली होती है, हम जनरली ये करते हैं कि हम उस पर अपने लेटर हेड पे एग्रीमेंट साइन करते हैं, स्टैम्प कर दिया। अगर किसी को नहीं समझ आती, हम कहते हैं आप स्टाम्प पेपर पे कर लें। जिस तरह क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन होती है उस तरह फिर ये चॉइस है कि आपने सऊदी अरेबिया में कॉन्ट्रैक्ट करना है, वी आर ओपन टू इट। सऊदी अरेबिया में करें, गवर्नमेंट की रेट है, आप बैंक में पैसे डाल रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, एग्रीमेंट रिटर्न है, वहाँ से नहीं भाग सकते। और आखिरी चीज़ ये है कि जिस बंदे ने जो सोशल मीडिया पे बैठा है, सोशल मीडिया वालों के ना घर शीशे के होते हैं। ये अगर बिजनेस सोशल मीडिया से आता है तो जाता भी इस तरह ही है। अगर एक क्लाइंट होता है ना खराब, एक बंदे के रिव्यूज आ गए, किसी एक बंदे ने माइक पे आके कह दिया ना कि मेरे साथ एलीट ने फ्रॉड कर लिया या मेरे साथ नदीम जसपाल ने फ्रॉड कर दिया, तो जंगल में आग की तरह फैलेगी। मेरी गेम ओवर। बिल्कुल ठीक। तो मुझे उसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लेना पड़ता है, वो मैयर्स करने पड़ते हैं कि यार कहीं पे मैं ओवर प्रॉमिस ना कर दूं। फ्रॉड तो बड़ी दूर की चीज़ है ना, मैं टीम को यहाँ तक मना करता हूँ कि यार ओवर प्रॉमिस भी कुछ ना करो। आप अगले हम जो कहते हैं वो करेंगे, वो करेंगे। हम अगले बंदे को क्यों कहें कि यार हम आपका 30 दिनों में कर देंगे, जबकि हमारे 40 दिन लगने हैं। हम वो 10 दिन का ओवर प्रॉमिस क्यों करें? हम ओवर प्रॉमिस इस वजह से क्यों करें कि जी आपके पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज में ये भी कर देंगे और बाद में आप रिस्पॉन्ड ना करें। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके जसपाल साहब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका।